नमस्कार, सबको होली की शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे नहीं, याद भी करेंगे। अध्याय 2, नगरपालिकाओं का गठन व शासन। धारा 3 से 50 तक है इसमें। अध्याय 1 जो है, जिसका नाम था प्रारंभिक, वो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि वो उससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट अध्याय है। पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए कि भी उसमें है क्या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ओके। तो इसमें अध्याय 1 में है धारा 1 और धारा 2। तो धारा एक क्या कहती है? धारा 1 कहती है नगरपालिकाओं का शॉर्ट नेम क्या होगा। नगरपालिका को मैं एनपी से लिखूंगी, समझ जाना। नगरपालिका एक्ट 2009, इसका शॉर्ट नेम ये होगा। फिर है नगरपालिकाओं का प्रसार आपको पता है, मैंने उस दिन बताया था। नगरपालिकाओं का जो प्रसार है वो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में होगा। उसके बाद बात थी नगरपालिकाएं लागू कब होगी। तो जब राजस्थान सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित कर देगी, उसके बाद से ये नगरपालिकाएं लागू समझ जाएंगे। बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 का मतलब क्या? धारा 2 में है परिभाषाएं 2। तो ये जो टॉपिक है, एक बार हमें ज़रूरी नहीं है परिभाषाएं हम पूरा कंप्लीट जब पढ़ लेंगे नगरपालिकाओं के अधिनियम और अध्याय, उसके बाद में हम परिभाषाओं वाला टॉपिक देखेंगे। तब तक एक बार के लिए हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि अभी परिभाषाएं समझ नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक हमें नगरपालिका के अधिनियम वगैरह समझ नहीं आ जाते, तब तक परिभाषा एक बार समझ नहीं आएगी। इसलिए एक बार इसको हम छोड़ रहे हैं। वैसे ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं धारा 3 के बारे में। धारा 3 में है नगरपालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन से क्या मतलब है? परिसीमन मतलब कि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी नगरपालिका की सीमाएं कितनी होगी, सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। तो अब इसमें 4 बातें कही गई हैं। अगर आप इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। मैं आपको इसको बहुत ही ईजी और लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, इसमें 4 बातें कही हैं। पहली बात, जैसे कि मान लीजिए ये एक नगरपालिका है, ये कोई स्थानीय क्षेत्र है ना। ये कोई क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना है। ये काम धारा 3 के अंतर्गत किया जाएगा कि किसी स्थानीय क्षेत्र को, ऐसे कोई स्थानीय क्षेत्र है, उसे नगरपालिका घोषित की जाएगी। फिर उसके बाद में एक बात कही गई है, नगरपालिकाओं का अपवर्जन। जैसे कि मान लीजिए ये है कोई नगरपालिका क्षेत्र, नगरपालिका है ये ऑलरेडी। इस क्षेत्र, ये कंप्लीट नगरपालिका में से अपवर्जन का मतलब होता है हटा देना। तो ये इतना पार्ट अपवर्जन कर दिया जाता है। तो ये भी बात धारा 3 में कही गई है। किसी भी स्थानीय क्षेत्र है, कोई स्थानीय क्षेत्र है, वो ऑलरेडी नगरपालिका है, लेकिन अब उसके किसी एक पार्ट को नगरपालिका में नहीं रखना, तो उसे हम नगरपालिका का अपवर्जन करने का कहेंगे। अब नगरपालिका को अपवर्जित करना, ये कहेंगे। इसमें अभी तक 2 बातें हुई है। पहली बात ये है कि कोई क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र है, उसे नगरपालिका घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, कोई स्थानीय क्षेत्र पहले से नगरपालिका है, तो उसके किसी एक भाग को अपवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब उसे नगरपालिका से हटा दिया जाएगा। अब तीसरी बात क्या है कि कोई 2 क्षेत्र है, या 2 से अधिक कोई भी है क्षेत्र है अलग से, तो इन दोनों को जोड़कर आपस में, कोई ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है,
इस ए क्षेत्र को बी में मिला दिया जाता है या बी को ए में मिला दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं को शामिल करना, आपस में जोड़ देना। 3 बातें हो गई। अब कोई एक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर देना, ए और बी बना देना। नगर पालिका को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करने का मतलब यही हुआ कि कोई स्थानीय क्षेत्र है, उसे हम नगर पालिका उसे हम नहीं, मतलब इस धारा के अंतर्गत नगर पालिका घोषित कर दी जाएगी, या कोई पहले से नगर पालिका क्षेत्र है तो उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा, या कोई 2 नगर पालिकाएँ हैं, छोटी छोटी नगर पालिकाएँ हैं, फिर उनको मिला दिया जाएगा, या फिर कोई एक नगर पालिका क्षेत्र है, बड़ा नगर पालिका क्षेत्र है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 बातें कही गई है। ठीक है। अब अगर कोई क्षेत्र है, या फिर एक बात ये भी देख लीजिए कि कोई क्षेत्र पहले से नगर पालिका है, अब उसको नगर पालिका नहीं रखा जाएगा, उसको नगर पालिका से हटा दिया जाएगा या विघटित कर दिया जाएगा, इसे विघटन कहेंगे अपन। तो ये बातें इसके अंदर की गई है। ये कोई स्थानीय क्षेत्र है, उसे नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा, ये धारा 3 क में कहा गया है, 3 क में। ठीक है। धारा 3 ख में ये कहा गया है किसी स्थानीय क्षेत्र, कोई स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका है उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा, या उसको अपवर्जन का मतलब होता है हटा दिया जाएगा, हटाना। और ये दोनों बातें जो कही गई हैं कि किसी स्थानीय क्षेत्र जो कि नगर पालिका है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, या 2 नगर पालिकाओं को एक भाग एक ही बना दिया जाएगा, तो ये धारा 3 ग में कहा गया है। इसके अलावा कोई क्षेत्र है नगर पालिका, लेकिन अब नगर पालिका का विघटन कर दिया गया है, अब उसको नगर पालिका में नहीं रखा गया, तो ये बात कही गई है धारा 3 ग में। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब देखिए, जैसे कोई क्षेत्र है, इसे नगर पालिका घोषित किया गया है। ठीक है। अब इस नगर पालिका के चुनाव कब होंगे, तो चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर अंदर, 6 माह में होंगे। अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र था पहले से और इसका अपवर्जन किया गया, अपवर्जन कर दिया गया, तो इसके यहाँ के जो सदस्य थे अपवर्जित क्षेत्र के, ठीक है, तो इन सदस्यों का क्या होगा, इन सदस्यों को हटा दिया जाएगा। अगर किसी 2 नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो जो इस नगर पालिका ए या नगर पालिका बी है, तो इस नगर पालिका का जो कार्यकाल होगा वो इस नगर पालिका ए नगर पालिका का कार्यकाल बी नगर पालिका के कार्यकाल के बराबर समझा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस नगर पालिका ए है, इसका कार्यकाल तो अभी बच्चा है, 3 वर्ष का कार्यकाल बच्चा है। ठीक है। और बी नगर पालिका में जब इसको मिला दिया गया, तो अब बी नगर पालिका का कार्यकाल तो सिर्फ ही 2 वर्ष का बच्चा था, तो ए नगर पालिका कार्यकाल भी अब 2 वर्ष का ही होगा, क्योंकि अब इसका ये 3 वर्ष वाला कार्यकाल मायने नहीं रखेगा। इसके अलावा नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ये जो शक्ति होगी वो अगर किसी नगर पालिका को, जो देखिए इनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ, जैसे ये क्षेत्र था पहले स्थानीय क्षेत्र था, इसको नगर पालिका बनाया, इसको अपवर्जित किया, तो ये सारा काम करेगा कौन, ये काम करेगा कलेक्टर।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई गांव उसे नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा। इससे पहले आप ये देखिए, जैसे इस नगर पालिका ए को नगर पालिका बी में शामिल किया गया, तो यहाँ वाले जो सदस्य थे इनका क्या हुआ। जो इनके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, वो जो यहाँ का अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष था वो भी इस नगर पालिका बी में मिलने के बाद में सदस्य ही कहलाएगा। देखिए, अगर किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, नगर पालिका को मैं एनपी लिखती हूँ, नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, तो ये गांव जो है ये गांव नहीं रहेगा। इस गांव में जो पंचायत थी वो काम करना बंद कर देगी, पंचायत काम करना बंद कर देगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, यहाँ के जो भी, मान लीजिए अगर कोई गांव है, पूरे गांव को इन लोगों ने कलेक्टर ने नहीं घोषित किया, पूरा गांव है, इस गांव के किसी एक क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया है, तो क्या होगा, यहाँ के जो सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे, ये सब अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई गांव है, इस पूरे गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया गया तो क्या होगा, तो बाकी कंडीशन तो यही रहेगी कि गांव नहीं रहेगा, पंचायत काम करेगी नहीं। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जो यहाँ के जितने भी अध्यक्ष और सरपंच होगा या उप सरपंच, क्या करूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ये प्रधान कहलाएंगे सरपंच जी तो, और जो उप सरपंच है वो उप प्रधान कहलाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी धारा 3 की। देखिए धारा 4 में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक बात कही गई है कि कुछ बंदों में छूट दी जाएगी या फिर कोई नियम बना सकती है। बाद में बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 में है नगर पालिकाओं की स्थापना और बोर्ड का गठन। अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि नगर पालिका 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो नगर पालिका होती है, जो छोटे क्षेत्र होते हैं वहाँ नगर पालिका होती है, थोड़े से जो बड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ होती है नगर परिषद। जैसे कि गाँव में होता है ना, छोटे क्षेत्रों में ग्राम सभा, थोड़ा से बड़े क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, इसी तरह से, और तो उससे बड़े क्षेत्रों में होती है नगर निगम। अब धारा 5 में क्या कहा गया है, कोई क्षेत्र है उसे नगर पालिका घोषित किया जाएगा तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये गांव है और ये शहर है। अब ये तो है नहीं कि जस्ट यहाँ से डायरेक्ट इस गांव से सीधा शहर स्टार्ट हो गया, उनके बीच में थोड़ी सी दूरी तो होती है। जो ये दूरी है इसे संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। अब ये कोई ग्रोग नहीं है, संक्रमण, इस क्षेत्र को बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। अभी थोड़े टाइम पहले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि नगर पालिकाओं को क्या कहा गया है, तो नगर पालिकाओं को निगमित निकाय कहा गया है। नगर परिषद की स्थापना कहाँ होगी, नगर परिषद की स्थापना होगी लघुत्तर
क्षेत्रों में। बात करें कि नगर निगम की स्थापना कहाँ होगी, तो बड़े क्षेत्रों में नगर निगम की स्थापना होगी। और अगर किसी नगर पालिका कोई क्षेत्र है, उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा किसी नगर पालिका के क्षेत्र को अगर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो वो भी किया जा सकता है, मतलब कि वो क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहता। फिर अगर किसी राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल ने किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित, किसी नगर पालिका क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो वो नगर पालिका नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ये याद रखने वाली बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। विकास प्राधिकरण किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? विकास प्राधिकरण, ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा, ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण किसी क्षेत्र को किस लिए घोषित किया जाता है? उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व के आधार पर कोई भी सरकार है ना, किसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण घोषित कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए जयपुर है ना, जयपुर का, या फिर देख लीजिए उदयपुर। ये क्या प्रॉब्लम है? जयपुर और उदयपुर देख लीजिए। उदयपुर का, मेवाड़ का और इसका जो क्षेत्र है ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। जयपुर भी खुद भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? इसे विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 के अंदर लिखा गया है कि नगर पालिकाओं की संरचना कैसे बनेंगी, कैसी संरचना होगी। तो नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में लिखा गया है धारा 6 में। धारा 6 के अकॉर्डिंग वार्डों की जो संख्या होगी ना, वो कम से कम 13 वार्ड होने जरूरी है, कम से कम 13। ध्यान में रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब वार्ड अगर बन गए तो वार्डों में होंगे कौन कौन? निर्वाचित सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होते हैं, इसके अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो कि निर्वाचित सदस्य के 3% या 10, जो कुछ भी कम हो। देखिए, जो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे कि हम खुद जनता वोट देती है इन लोगों को, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना। पदेन सदस्य है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले MLA MP जो होंगे, वो इसको चुनेंगे। इसके अलावा जो मनोनीत होंगे, इनका, ये निर्वाचित सदस्यों के 10% होते हैं, 10% या 3, जो भी कम हो। ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना, इनका कार्यकाल जो होता है निर्धारित नहीं होता, कार्यकाल इनका कोई निर्धारित नहीं होता। दूसरा, इनको राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। ये थोड़ा लिखा नहीं, दिख रहा नहीं है। मनोनीत सदस्य 10% या 3, जो भी कम हो।
कार्यकाल निर्धारित नहीं है, राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है, और इनको जो है नगर पालिकाओं की बैठकों में वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं होता। ये बात है धारा 6 के अंदर लिखी हुई। धारा 6 में एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नगर पालिकाओं का संरचना लिखी हुई है। वार्ड कम से कम 13 होने चाहिए। तीन तरह के सदस्य होते हैं, 3 तरह के इनके सदस्य होते हैं: निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पदेन सदस्य वो होते हैं जो एमएलए और एमपी चुनते हैं। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो तो निर्वाचित सदस्यों के 10% होते हैं या 3, जो भी कम हो। कार्यकाल इनका कुछ नहीं होता, निर्धारित नहीं होता, मतलब जब तक राज्य सरकार चाहे तब तक कार्यकाल कर सकते हैं। राज्य सरकार इनको कभी भी हटा सकती है, और इन लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता। अब बात करेंगे धारा 7 की। धारा 7 में नगर पालिकाओं की पदावधि के बारे में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि नगर पालिकाओं की पदावधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो हम बोलेंगे या हम आंसर देंगे नगर पालिकाओं की पदावधि का उल्लेख धारा 7 में किया गया है। यदि किसी नगर पालिका का देखिए विघटन हो गया, तो 5 साल से पहले तो कोई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे कोई क्षेत्र है, इसका विघटन हो गया, इस पहले से नगर पालिका थी, इसका विघटन हो गया, ठीक है। अब इसका विघटन तो 5 वर्ष से पहले ही हुआ गया। अब इस क्षेत्र में जो चुनाव होंगे ना, वो बाकी शेष कार्यकाल के लिए होंगे। जैसे अगर 2 साल बच्चे हैं तो इन 2 सालों के लिए ही होंगे, या पर 6 महीने के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। अगर सिर्फ 6 महीने बच्चे हैं तो कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन अगर 2 साल 3 साल बच्चे हैं तो शेष समय के लिए चुनाव होंगे। और जो इसका कार्यकाल होगा वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। लेकिन अगर विघटन हो जाता है तो शेष समय के लिए चुनाव होंगे। धारा 8 में बताती है नगर पालिकाओं का जो शासन होगा वो नगर पालिका में ही निहित होगा। अब इसको कैसे समझें? जैसे कि आप ये देखिए, अनुच्छेद 77 में राज्य पूरे देश के, राज्य के क्यों, देश के कार्य जो है वो राष्ट्रपति में निहित होते हैं। या फिर ये देखिए अनुच्छेद 166 में राज्य के कार्य जो होते हैं राज्यपाल में निहित होते हैं। वैसे ही नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होता है। ये बात है कही गई है धारा 8 में। धारा 9 में लिखा हुआ है वार्डों का विभाजन। इसको समझते हैं। ये जो वार्डों का विभाजन होगा वो किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का अनुपात जो होगा वो यथासाध्य वही होगा जो कि नगर पालिकाओं के लिए, सभी नगर पालिकाओं के लिए समान होगा। तो ये नहीं है कि भी किसी वार्ड में किसी नगर पालिका के लिए जितनी मान लो 50,000 अगर कोई जनसंख्या निर्धारित की गई है तो हर एक नगर पालिकाओं में उतनी होगी। बस ठीक है, अनुपातिक तौर पर वही हो सकता है कि भी हाँ लमसम उतना ही हो। तो वार्डों का विभाजन धारा 9 में लिखा गया है। देखिए धारा 10 में लिखा हुआ है वार्डों का अवधारणा राज्य सरकार के द्वारा। इसको कैसे समझें? ये जो अवधारणा है ना, इसको आप समझिए वार्डों का निर्धारण, ये समझिए।
सीमा निर्धारण समझिए। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई वार्ड है, अब किसी, ये जैसे मान लीजिए राजस्थान है, अब इसमें ऐसे वार्ड बने हुए हैं, तो इन वार्डों की जो सीमा निर्धारण, राजस्थान क्या है, ये हनुमानगढ़ समझ लीजिए जैसे भी है। ठीक है, अब तो हनुमानगढ़ लग रहा है। जैसे वार्ड बने हुए हैं, तो ये जो वार्ड है ना, इनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो राज्य सरकार करेगी, तो इसे अवधारण कहा गया, निर्धारण को अवधारण कहा गया। ठीक है, एक बात तो ये हुई। अब जैसे किसी वार्ड को दे दिया इन्होंने नाम 1, नाम 2, 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, 6, 7, तो ये किस हिसाब से देते हैं। तो हम बात करते हैं दिशाओं की। ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, पश्चिम है, चक्रानुक्रम पद्धति से चलता है इनका। तो उत्तर पश्चिम, जो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इन दोनों के जो बीच में है, यहाँ से स्टार्ट होगा उत्तर पश्चिम से। वार्डों की सीमा का निर्धारण, यहाँ से वार्ड 1, वार्ड 2 इस तरह से चुने जाएंगे और चक्रानुक्रम विधि से। देखिए, आज हमने बात की धारा 3, धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बारे में। धारा 3 हमें बताती है नगरपालिकाओं का परिसीमन। नगरपालिकाओं का परिसीमन क्या होगा, इसमें 4 बातें बताई गई हैं। या तो किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, या दो क्षेत्रों को जोड़ दिया जाता है, 2 नगरपालिका क्षेत्रों को जोड़ दिया जाता है, या किसी क्षेत्र का अपवर्जन कर दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, मतलब कि अपवर्जन करना, हटा देना, या फिर 2 नगरपालिका क्षेत्रों को किसी नगरपालिका क्षेत्र को 2 नगरपालिका क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, या फिर कोई नगरपालिका क्षेत्र है उसको नगरपालिका रहने ही नहीं दिया जाता। तो ये बात होगी हमारी नगरपालिकाओं के परिसीमन से संबंधित। चुनाव जो नई नगरपालिका का होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर होगा। अगर ये अपवर्जित क्षेत्र के जो सदस्य होंगे इनको हटा दिया जाएगा, और इनका जो कार्यकाल होगा वो जैसे 2 नगरपालिकाओं को जोड़ा गया तो नगरपालिका ए का कार्यकाल नगरपालिका बी के कार्यकाल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। और इन नगरपालिकाओं की सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है तो कौन करेगा, कलेक्टर करेंगे। अगर इसके अलावा एक गांव की बात भी की थी, अगर किसी गांव के किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर दिया गया है तो वहाँ के जो सरपंच वगैरह, उप सरपंच वगैरह होंगे, जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो क्या रहेंगे, अतिरिक्त सदस्य रहेंगे। और अगर किसी कंप्लीट क्षेत्र को ही, पूरे गांव को ही नगरपालिका घोषित कर दिया गया तो फिर वहाँ के सरपंच और उप सरपंच जो होंगे वो नगरपालिका में प्रधान और उप प्रधान की भूमिका निभाएंगे। बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 में कुछ विशेष नहीं है, कुछ उपबंधों में छूट दी जा सकती है, इतना ही लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ है नहीं। बात है धारा 5 की। धारा 5 में नगरपालिकाओं की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नगरपालिकाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, नगरपालिका जो है ये छोटे छोटे क्षेत्रों में नगरपालिका इसको घोषित किया जाएगा, इसके निगमित निकाय कहा जाएगा। नगर परिषद लघुतर क्षेत्रों में और नगर निगम बड़े क्षेत्रों में। बात करते हैं अगर किसी क्षेत्र को हाँ, इसके अलावा ये भी बात की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्रों को राज्यपाल घोषित करेगा। नगरपालिका कोई क्षेत्र को अगर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना है तो वो राज्यपाल घोषित करेगा। और अगर प्राधिकरण
घोषित किया गया तो वो उस जगह के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के आधार पर घोषित किया जाएगा और उसे राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 के अंदर है संरचना। इसमें कम से कम 13 वार्ड होंगे। 13 वार्डों में 3 तरह के इनके सदस्य होंगे, निर्वाचित होंगे, पदेन होंगे और मनोनीत होंगे। निर्वाचित होंगे, पदेन होंगे और मनोनीत होंगे। ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होंगे या तो 10% होंगे या 3, जो भी कम हो निर्वाचित से। निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और जो पदेन सदस्य होंगे वो MLA MP द्वारा होंगे वहाँ के क्षेत्र के। मनोनीत क्षेत्रों को मनोनीत जो भी क्षेत्र खाएंगे मनोनीत जो भी सदस्य होंगे ना, उनका कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। राज्य सरकार उनको कभी भी हटा सकती है और इसके अलावा इनकी किसी भी बैठक में वो मनोनीत जो सदस्य होंगे ये वोट नहीं दे सकते। बात है धारा 7 की। धारा 7 में पदावधि की बात की गई तो 5 वर्ष सभी को पता है, लेकिन अगर कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो उसका शेष समय के लिए चुनाव होगा। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा, ये बात की गई है धारा 8 के अंदर। ठीक है, धारा 9 में वार्डों का विभाजन ये बताया गया कि वार्डों का विभाजन किसके आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। फिर बात की गई धारा 10 की, वार्डों की अवधारणा राज्य सरकार के द्वारा। मैंने आपको बताया था अवधारणा की जगह आप ये समझ लीजिए वार्डों की सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ST OBC जो भी महिलाएं या जो भी आरक्षित क्षेत्र हैं उन सब का आवंटन जो होगा वो चक्रानुक्रम विधि से होगा, ये याद रखने वाली बात है। और वार्डों का जो संख्यांकन भी होगा, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, तो ये उत्तर पूर्व, ये आप डायग्राम बना लेंगे तो सही रहेगा। ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, संख्यांकन वार्डों का संख्यांकन, जैसे वार्ड 1, वार्ड 2 कहाँ से निर्धारित करेंगे? पूरे शहर में से, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे धारा 11 से आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।